अगर डराने की कोशिश राजपूत को कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। राजपूत डरता तो हजारों साल से राजपूत यहाँ खड़ा नहीं होता। हम लोगों ने हर कौम की आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि राजपूत उठाता आवाज। हर कौम की 3600 कौम की आवाज उठाई, इसीलिए पूरा राजस्थान किस तरीके से सुखदेव सिंह जी के परिवार के साथ खड़ा रहा, पूरा राजस्थान बंद रहा। इतना सफल बंद आपने भी कभी नहीं देखा होगा। इतने सारे पॉलिटिकल हथकंडे होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, नाटक होते हैं, कुछ भी होते हैं, पर राजस्थान बंद मैंने खुद ने आज तक मेरे जीवन में इससे बड़ा सफल नहीं देखा। छत्तीस कल शाम को 72 घंटे होंगे। कल हमारी रामलीला मैदान में यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा है, जो 6 महीने से हम लोग एक क्षत्रिय धर्म संसद कर रहे थे, का आयोजन कर रहे थे, उसकी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही सुखदेव सिंह जी वाला ये जो दुखद हत्याकांड हुआ, तो हम लोगों ने केवल इसीलिए कि वो हमारे भाई थे, तो वो प्रोग्राम तो अब हम लोगों ने स्थगित कर दिया। भाई हम लोग वहाँ जो हमारी मांगों को लेकर प्रोग्राम था, पर श्रद्धांजलि सभा को हमने उसकी जगह श्रद्धांजलि सभा रख दी, क्योंकि जिन लोगों के पास हम जा चुके हैं, लाखों लोगों के पास हम लोग गए 6 महीने में, दिल्ली के आसपास, एनसीआर के, नोएडा के, हरियाणा के, एमपी के, राजस्थान के, जिन जिन क्षेत्रों में घूमे हैं, तो वो लोग तो वैसे भी आ रहे थे, और जो तैयारियां हमारी थी, तो वो अब कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, और यहीं से हम लोग उनके हत्यारों को पकड़ने की मांग भी रखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि पूरा देश देखे कि राजपूत समाज को जब तक दबाने की कोशिश की गई है, तो हम लोगों ने बाकायदा मुखर होकर उसका जवाब दिया है। और मैं चाहता हूं योगी जी की तर्ज पर, यूपी की तर्ज पर उन लोगों का हश्र हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। और मैं चाहता हूं सरकार, क्योंकि अंतिम पड़ाव समस्याओं का दिल्ली है। राजस्थान बंद कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों के, क्योंकि सरकार का कोई चेहरा नहीं है अभी वहां पर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, बस मौन होकर सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने राजस्थान बंद कर दिया, कोई आश्वासन हमारे पास प्रशासन के अलावा नहीं है। प्रशासन ने लिखित में दिया 72 घंटा, और लिखित में दिया कि वो जितने भी पुलिस वाले इसमें कहीं ना कहीं दोषी थे, उनकी सुरक्षा को लेकर 15-20 दिन पहले एक वैन आके खड़ी हुई उनके घर के बाहर, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं आपके आज तक के, राजस्थान तक के चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे भारत के लोगों को बोलना चाहूंगा, किसी भी समाज का नेता हो, नेशनल नेता हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, अगर उसको थ्रेड मिलती है, उसको धमकी मिलती है, तो प्रशासन को उसको सीरियस लेना चाहिए, न कि इतना इजी गोइंग कि उसको जान से हाथ धोना पड़े। अगर वो आज प्रशासन सीरियसली उनको सीरियस लेता, तो आज कहीं ना कहीं हमारा भाई जिंदा होता। हम लोग ये न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। पर फिर भी अब जो हो गया वो तो अब हम नहीं बदल सकते। पर केवल ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं जिस एरिया में यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, बसंत कुंज में परसों 2 शूटर पकड़े गए, आज 2 शूटर पकड़े गए। अब वो इत्तेफाक है, ये भी मुझे नहीं मालूम इत्तेफाक है क्या है, पर दिल्ली पुलिस का इनपुट है कि आप सतर्क रहिए। राजस्थान जो पुलिस है, कमिश्नर साहब हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मैसेज है कि नहीं, हम लोग देखते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो मैं तो केवल ये नहीं, ये आज तक के ही चैनल पे मैंने देखा है। आज तक पे ही ब्रेकिंग चल रही थी सुबह कि दिल्ली के इसमें वसंत कुंज में 2 शूटरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, दिल्ली स्पेशल टीम की, और उनको दबोच लिया गया है। परसों के शुक्रवार के रोज भी 2 शूटर पकड़े गए हैं। तो ये 4 शूटर एक ही एरिया में, जहां मैं रह रहा हूं पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से, इसलिए रामलीला मैदान वाले प्रोग्राम को लेकर। और मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुखदेव सिंह जी इस मामले में सतर्क रहते थे, फिर भी उनको जान से हाथ धोना पड़ा। और मैं सुरक्षा की मांग कर रहे थे महिपाल जी, और उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी, और फिर भी उनके साथ ये अनहोनी हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखो, 3 साल से वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, और राजस्थान डीजी के पास इनपुट था भटिंडा जेल का 9/3/2023 का, अभी लेटेस्ट के अंदर। यहाँ संपत नरा नाम का एक लड़का जो गैंगस्टर है, वो बैठ के उनकी प्लानिंग कर रहा है मारने की, और AK-47 कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करवा रहा है उनको मरवाने के लिए। और वो लिखित में है, आप लोगों के पास भी वो लेटर होगा। तो उन्होंने क्यों दबाई इस बात को? डीजी क्यों दबा रहा है? जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मुखिया है पूरे राजस्थान का, वो क्यों दबा रहे हैं? और उस टाइम के मुखिया जो
पूरे सरकार के थे अशोक गहलोत जी, वो सीएम भी थे, गृह मंत्रालय का चार्ज भी उनके पास था, तो उन्होंने उस चीज को क्यों दबाया? ये कहीं ना कहीं शक के घेरे में। और जिस लड़के ने जिम्मेदारी ली है कनाडा में बैठे हुए शख्स ने, वो वापस से दूसरे दिन पोस्ट करता है, अशोक गहलोत के बेटे का नाम लेता है कि वैभव गहलोत को हम लोग फिरौती देते हैं, फिरौती का हिस्सा देते हैं। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये लोग हैं। और मैं तो चाहता हूं, अभी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ भी मुकदमा एफआईआर दर्ज हुई है कल और परसों, और चाहता हूं कि एनआईए इसमें स्वतंत्र तौर पे इसकी जांच करे और ऑनेस्टली ईमानदारी से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, तो पूरा देश देखे कि ऐसे जो लोग हैं इनके गिरबान तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। हम लोग पहले डिमांड कर रहे थे कि उसकी इनकाउंटर होना चाहिए, पर अभी आज जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने बोला अगर इनकाउंटर ही वो लोग कर देंगे तो एनआईए जांच फिर किन के आधार पे करेगी? एनआईए जांच अपराधियों को पकड़ के ही कर पाएगी। अगर इनकाउंटर हो जाएगा, मर जाएगा अपराधी, तो उसके पीछे किसका हाथ है वो पता ही नहीं लग पाएगा। शेखावत को भी हमने सुना, वो भी लगातार 33 कौम का जिक्र कर रही थी। तो आखिर में ऐसा क्या है कि बोगामेलिची की जो हत्या है वो रंजिश के तहत हुई है या किसी जाति के तहत हुई है? देखो ऐसा है, मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर व्यक्ति गलत हो सकता है, जातियां गलत नहीं है। जातियां हजारों साल से यहीं पर थी, और राजपूत समाज या दूसरे समाज जितने भी है, राजपूत समाज सबसे घुल मिल के रहने वाला समाज है। तो मैं कोई 35 कौम 36 कौम का ज्यादा बात नहीं करता। मैं तो ये बात करता हूँ कि जो भी जातियां इस समाज में है, उनमें अगर कोई एक दो नफरती लोग हैं, उनको मुझे लगता नहीं है कि समाज को उसको सीरियस लेना चाहिए। और सुखदेव जी के अलग अपने विचार रहे होंगे, वो 35 कौम की हमेशा बात करते थे। मैं 35 कौम या 36 कौम की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी जाति का अगर कोई भी गंदा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, उसको बाकायदा समाज को उसका निष्कासन करना चाहिए, समाज को उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी और जातियों में जहर घोलने का काम कोई एक करे और पूरी जाति को हम लोग प्रताड़ित करें, ये कहीं से सही नहीं है। तो हो सकता है उनका नारा है, पर मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने किया है, किन्हीं व्यक्तियों ने करवाया है, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी कंफर्म प्रशासन को करना चाहिए। हम लोग कल दिल्ली में लाखों की संख्या में इकट्ठा इसलिए हो रहे, हम लोग बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे, पर उसको हमने कन्वर्ट किया श्रद्धांजलि सभा में, और इसीलिए किया है कि समाज को न्याय मिले, उस व्यक्ति को न्याय मिले, समाज की एक ताकत दिल्ली में दिखे, क्योंकि अंतिम पड़ाव दिल्ली में हर समस्याओं का दिल्ली दरबार है। यहाँ से हम लोग बाकायदा उनके न्याय की गुहार लगाएंगे कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए। आज अब 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, हमें अल्टीमेटम दिए, उन्होंने लिखित में दिए। 72 घंटे के बाद फिर वापस से कोई कहीं आग लगे या कोई बात हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की स्थिति हो, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, हमारा युवा नहीं चाहता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवा सड़कों पे आएगा तो हमारी समाज की युवाओं की शक्ति जो है, जो अच्छे काम में लगनी चाहिए, वो प्रशासन को देखना है कि उस शक्ति जाया नहीं हो। हम लोगों का काम नहीं है ये पकड़ना, धरपकड़ या कोई अपराधी, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन इसी के लिए है, और प्रशासन अगर ये नहीं कर पाएगा तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जैसा इनका परिवार अगर जो डिसीजन। एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि सुखदेव सिंह बोगामेलिची को धमकी मिल रही थी, ये तो अब सबके सामने आ चुका है, लगातार उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन कई और लोग भी हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि धमकी लगातार मिल रही है। सूरजपाल अम्मू जो है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। क्या और भी कुछ लोग हैं जिनको ये धमकियां मिल रही हैं? देखिए ऐसा है कि धमकी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष है, उनको तक धमकी मिली है। कल वहां हमारे साथ मनोज सिंह जी न्यांगली जो अभी एमएलए हैं सादुलपुर से, उनको धमकियां मिल रही है मारने की। उनपे अटैक भी हुआ है, उनपे कातिलाना हमला हुआ है, उनकी एक आंख हमले में गोली लगने से फूट गई थी, उनके अभी भी सर में गोली अटकी हुई है। आज से 5-6 साल पहले उनपे हमला हुआ था, उनके बड़े भाई की हत्या कर दी गई, वीरेंद्र न्यांगली की। तो अभी तक उनके ऊपर जब इतने बड़े बड़े लोगों के धमकियां मिली, उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं चाहता हूं सरकारें कर क्या रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये जो इस तरीके की जो भी गैंग है या इस तरीके के जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इस चीज को धमकी मिल रही है? ठीक है, एक मुकदमा दर्ज करा दो, और ठीक है अपनी सिक्योरिटी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मरने के लिए तैयार हो।
तो ये मुझे लगता नहीं, सरासर गलत है। और अभी जैसे सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, फिर बाद में यहाँ एक राजू ठेठ है, उनकी अभी हत्या हुई पिछले 1 साल पहले, और फिर अब इनकी हुई है। तो जातियां, किसी भी जाति दूसरी जाति के कोई व्यक्ति मारा जाता है तो मुझे लगता नहीं कोई इस तरीके का विषय है कि किसी को प्रसन्न होने की, किसी को खुश होने की वो है। किसी परिवार का व्यक्ति गया तो मुझे लगता है सबका व्यक्ति उनके परिवार के लिए वैसा ही होता है। और हाँ, आज कहीं ना कहीं 2 जातियों में 2-3 दिन से टकराव चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता। मुझे लगता नहीं कि अपराधी कभी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे लोग जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि बुरे लोग। तो हमें वैमनस्यता, कौन सी जाति है, जरा थोड़ा खुल करके बताइए। आखिर आप अगर एक बात कहते हैं तो किस जाति को करनी सेना से खतरा है? नहीं, किसी भी जाति को करनी सेना से खतरा नहीं है, करनी सेना को भी किसी जाति से खतरा नहीं है। पर अभी जाट राजपूत के नाम पे पिछले 2-3 दिन से यहाँ विध्वंस चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि भावुकतावश अगर सुखदेव सिंह जी की पत्नी ने 35 को बोल दिया तो लोग इस बात को उठा रहे हैं, देखो ये जाति के खिलाफ अभी भी इनके पति की हत्या हो गई, फिर भी ये महिला कैसे बोल रही। जो महिला अपने पति को जिसने खो दिया है, वो उसको तो मालूम भी नहीं है बेचारी महिला को, उसका सब कुछ चला गया है। अगर बोल भी दिया तो इसका सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और इस तरीके के आपस में टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं है। अनगल टिप्पणियां समाज के खिलाफ आपस में करी जा रही है। मुझे लगता है सबको वैमनस्यता बुलाकर, जो अपराधी है, क्योंकि राजू ठेठ जाट था, उसको भी इसी गैंग ने मारा। अनंतपाल सुखदेव सिंह राजपूत था, उनको भी इसी गैंग ने मारा। तो आपका दुश्मन तो एक है, फिर आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको तो आपस में ताकत बन के खड़ा होना चाहिए पूरे प्रदेश में, सभी कौमों को एक होकर, कि इस तरीके की घटना राजस्थान में नहीं हो। राजस्थान पुराना जो यूपी था, एक अपराध का गढ़ था, वैसा नहीं बन जाए। अभी का यूपी जो अपराध मुक्त है, कहीं ना कहीं योगी जी ने किया। इसी तरीके कोई सीएम का चेहरा है, और इसी तरीके से वो अपराधियों से लड़े, अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब मिले, बाकायदा उनको गोली का मतलब गोली हो। वो किसी को गोली मार रहे हैं तो उनके भी गोली ही पड़े। उनका यहाँ बिरयानी खिलाकर स्वागत नहीं हो, कोई जमाई नहीं है अपने गांव के, तो उनका स्वागत किया जाए। उनको बाकायदा इसका खामियाजा भुगतना पड़े उनके परिवार को, उनको। और जैसे वो कुड़खोरी है, वहां पे जो बुलडोजर चला है जो यहाँ भी संपत्तियां कुड़खो ऐसे लोगों की जो अपराध के बिना पे जिन्होंने पैसा कमाया है, तो उसके पीछे जो देखिए, जहां जहां समाज की बात आई, हम लोग एक मंच पे मिले हैं आज तक। और श्री राजपूत करणी सेना 2006 में कालू साहब ने बनाई थी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 2015 में सुखदेव सिंह जी ने बनाई थी। सुखदेव सिंह जी पहले श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। किन्हीं कारणों से चाहे वो वैचारिक मतभेद हो, कुछ भी है, वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, मनभेद कभी नहीं था। उन्होंने अपनी एक करणी सेना बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रखा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके, मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं, ये आप समझ लीजिए, पहला मैं बताऊं। और जिन मुद्दों पे, इतिहास पे या किसी भी सामाजिक कोई भी कोई कुरीतियां थी, उन पे वो भी उन्हीं पे काम करते थे, हम भी उन्हीं पे काम करते थे। हम करणी सेना कालू साहब के नेतृत्व में चलाते थे, वो खुद उसके मुखिया थे। अभी कालू साहब पिछले 4 महीने पहले शांत हो गए, उनका निधन हो गया। तब से अभी कालू साहब का जो चार्ज है वो किसी के पास नहीं है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। और कभी भी भाइयों को किसी को जरूरत पड़ी है, हम लोग आपस में साथ रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरी बात भी हमेशा उनसे होती रहती थी। अभी 10 तारीख के प्रोग्राम के बाद करणी सेनाओं को एक होने का भी एक मुद्दा जो आपने बोला वो था कि हम लोग एक होके काम करेंगे। 11 तारीख को हमारी मीटिंग आपस में होनी थी। उनके वहीं से 15 दिन पहले मुझे फोन आया कि हम लोग क्यों न अब एक हो जाए, कालू साहब अब चले गए हैं, अपने ऊपर वो हाथ नहीं है। तो करणी सेनाएं भी एक हो रही थी, कहीं ना कहीं एकजुटता का एक मैसेज भी वो देने में थे, मैं भी उसमें सहमत था। पर ये भाई की इच्छा मुझे लगता है अधूरी रह गई। पर आने वाले दिनों में सभी संस्थाएं करणी सेना के नाम की मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। और जहां तक मैं विश्वास रखता हूं, समाज को
एक ही करनी सेना मिलेगी, 20 करनी सेना, 5 करनी सेना नहीं मिलेगी। और एकजुटता के साथ समाज का हम लोग जितना सामाजिक कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज की कुरीतियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। बिल्कुल चले गए हैं, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जो दायित्व है, जो उनकी विरासत है, वो कौन संभालेगा? और जब शीला शेखावत जो उनकी धर्मपत्नी है, उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस विरासत को वो आगे लेकर के जाएंगी। देखो अभी 12 दिन तक जब एक हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो होता है, इस तरीके का प्रश्न मैं न तो उनसे पूछ सकता हूँ और न मुझे लगता है ये सही समय है। एक बार 12 दिन होने के बाद, 12वें के बाद शीला भाभी साहब से भी बात करी जाएगी। वो भी हमारे समाज के अंग हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की थी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की। और अगर ऐसा होगा कि हम लोग बैठ के मिलजुल कर एक रणनीति बनाएं, एक करनी सेना को एक करें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। न पहले सुखदेव सिंह जी के साथ काम करने में आपत्ति थी, न इनके साथ काम करने में आपत्ति है। हमें तो एक अच्छी बात है कि एक समाज की महिला जो कहीं न कहीं अबला नहीं होके सबला है और अपनी लड़ाई लड़ने की बात करती है, तो मुझे लगता है ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपनी संस्था को बाकायदा संभालना चाहिए, क्योंकि वो उनके पति की विरासत है, उनके बाकायदा वो उन्हीं का अधिकार उस पर बनता है। जो भी उनका रहेगा संदेश, जो भी उनका जो आदेश रहेगा, हम लोग मानेंगे बाकायदा। और मैं तो इसको बाकायदा इस पे बात भी करूंगा, पर अभी 12 दिन तक मुझे लगता नहीं ऐसी बात मुझे करनी चाहिए। और 72 घंटे बाद भी जब जो मामला, जो स्टेप शीला शेखावत जी उठाएंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जो धरना भी अगर उठाया गया, धरने में अगर 72 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरे थाने को जो निरस्त किया गया, सस्पेंड किया गया, वो भी उन्होंने लिखित में लिया। क्योंकि पहले जो समझौता हुआ था उसमें लिखित में नहीं था, तो वो नहीं माने और उन्होंने बोला कि साहब मैं नहीं मान रही, मैं तो धरना चालू रखूंगी। फिर लोगों ने बोला भाई ये समझौता गलत है, ये जो भी है, मैं नहीं मानता। क्योंकि जिस महिला का पति गया, उन्होंने जो समझौता किया है तो सोच समझ के किया होगा। और दूसरी बात, किसी भी शव का अंत्येष्टि समय पे हो जाए, उसकी दुर्गति नहीं हो, तो मुझे वो सबसे बढ़िया पहला काम तो वही था कि उन्होंने जो स्टेप उठाया, मुझे लगता है वो सही है। क्योंकि शव अगर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन धरना चलता, तो शव कितना गल जाता है, उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, कितना उसकी ऑर्गन्स उसके खत्म हो जाते हैं अंदर से। तो मैं नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को इस तरीके से हम प्रताड़ित करें बाद में, मरने के बाद भी। तो उनका स्टेप सही था। 72 घंटे बाद अगर जो ताकत है राजपूत समाज में, तो वो तो 72 घंटे बाद भी नजर आ जाएगी। भूले थोड़ी है लोग। अपनी अलग करनी सेना बनाई, लेकिन आपका उनका जो रिश्ता है वो कैसा था? आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? मेरी आखिरी बार अभी 29 अक्टूबर को एक जन स्वाभिमान मंच का एक प्रोग्राम था अजमेर में, हम लोग एक ही मंच पे थे। उस दिन हम लोग मिले थे, हम लोग आपस में आराम से वहाँ हमने आपस में यही बातें करी कि अब इसके बाद अपनी संस्थाओं को एक कैसे करें, ये चर्चा इसी तभी चली थी। उसके बाद 15 दिन पहले उनके ही एक जानकार है, उनका मेरे पास फोन आया और कि आपका दिल्ली से कब आ रहे हो? उनका मैं 11 तारीख को दिल्ली से आऊंगा। कि दिल्ली से आते हैं अपन मीटिंग करते हैं, तो सुखदेव जी और अपन बैठ के मीटिंग करके इसको एक कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग आपस में बात करेंगे। इसका जल्दी से जल्दी अपन एकजुटता का मैसेज पूरे भारत में अपन लोग दें। तो मैं उसके लिए एग्री था, उनका कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इन दिनों में वो खुद भी ये चाहते थे, क्योंकि इतने साल हो गए उनको भी ये करते हुए कि अब 2-3 संस्थाएं एक ही नाम की हो, तो उससे क्या फिर लोग भ्रमित भी होते हैं, लोग टूटते भी हैं। तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि एक ही शक्ति को 5 जगह बांटा जाए। और ये जो बचा हुआ काम है उनका, मुझे लगता है कि उनकी वाइफ के द्वारा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और चाहते हैं कि समाज एकजुटता से दिखे। समाज, अगर मुझे तो जहां तक लगता है, अगर करनी सेना एक होती तो किसी की औकात भी नहीं होती उनके आके एक पहुंचते। ये कहीं न कहीं कमजोरी भी हमारे आपस में 2-3 जगह बंटने के कारण से हुई है। नहीं तो किसी की माई के लाल की औकात नहीं कि करनी सेना एक हो और सुखदेव सिंह पे अटैक कर दे और उनकी हत्या कर दे। आज से पहले तो नहीं हुआ था, पर अब जो भी है भगवान को यही मंजूर था। हम ज्यादा क्या करें, पर उसका मलाल हमें रहेगा। धमकी जो है उन्हें मिल रही है और शायद हमला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार वो इस बात
आंदोलन हुआ था इस बात को लेकर के? पूरे राजस्थान में खूब जगह जिला स्तर पर धरने दिए गए इनकी सिक्योरिटी को लेकर। महिलाएं सड़कों पे उतरी थी जयपुर में, तो कई लोगों ने बोला कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर महिलाओं को क्यों सड़कों पे उतार रहे हो, जबकि महिलाएं, आप देखिए राजपूत समाज की सैकड़ों हजारों महिलाओं ने स्टेटस डाल रखा था जब इनकी हत्या हुई। तो वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के लिए वो हमेशा लड़े। तो ये वो महिलाओं के उनके प्रति सम्मान था कि महिलाएं बिना बोले उनके केवल एक आह्वान पे सड़कों पे आई कि सुखदेव सिंह जी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर भी इनको नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं सरकार। एक एसपी साहब ने तो यहाँ तक बोला, जो मुझे कल मालूम चला, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अपराधी को काहे की सिक्योरिटी, क्योंकि उनका पुराना बैकग्राउंड थोड़ा उन पे 2-4-5 मुकदमे ऐसे लगे हुए थे। पुराना किस व्यवस्था के तहत या किस परिस्थितियों में मेरे मुकदमे लगे, किसी के मुकदमे लगे, उनको अपराध से जोड़कर मुझे लगता नहीं देखना चाहिए। और पिछले 10-15 साल से वो सामाजिक उसमें सेवा में थे, उनके एक भी मुकदमा 15 सालों में नहीं लगा। और पुराने मुकदमों का जिक्र करके अगर कोई एसपी साहब ये बोलते हैं कि कोई अपराधी को हम लोग क्यों सिक्योरिटी दे, तो मुझे लगता है वो घृणित मानसिकता है उन एसपी साहब की। क्योंकि ज्यादातर आपके जो नेता विधानसभा में बैठे हुए हैं, 30 to 40% विधायकों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, फिर तो वो भी अपराधी है, फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए तुम लोग क्यों खड़े होते हो? कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्यों फिर पुलिस एस्कॉर्ट करती है, उनके पीछे आगे पीछे गनमैन रहता है? तो ये एक समाज का, नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको अगर जरूरत है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इसको सीरियस लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी चाहिए थी, तो आज हमारे बीच में होते। बिल्कुल महिपाल जी, आपने आपराधिक मामलों का जिक्र किया। हालांकि ये वो वक्त नहीं है जब हम इस तरह की बात करें किसी के जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेंद्र सिंह तालवी के साथ उनके जो वैचारिक मतभेद थे, इसी बात को लेकर के थे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी ही उनको करणी सेना में लेके आने वाले थे। वैचारिक मतभेद क्यों रहे, कैसे रहे, मैं इसका तो, क्योंकि मैं उस टाइम मैं अध्यक्ष नहीं था, मुझे अध्यक्ष, मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष था, मैं हटा था तब ही वो बने थे। उस टाइम मैं करणी सेना में था भी नहीं, मैं केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे था। तो वो 12-13 महीने कालवी साहब के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहे, तो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर मैंने जहां तक सुना है, ऐसा कोई मतभेद वाला मामला नहीं था, बस वो केवल करणी सेना को अपने तरीके से चलाना चाहते थे और कालवी साहब करणी सेना को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। इससे ज्यादा मतभेद उनके बीच में नहीं था। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर करणी सेना को लेके जाऊं, जबकि कालवी साहब की सोच थी कि हम राजस्थान में इसको सशक्त तरीके से चलाएं। ये एक बड़ा आपस में एक उलझन भरा मामला था, क्योंकि उनका मानना था कि पूरे देश के राजपूत समाज को करणी सेना की जरूरत है, और उनके रहते, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2-3 जगह करणी सेना का गठन उन्होंने किया था, क्योंकि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर भी उन्होंने करणी सेना का गठन बंबई में किया, सूरत में किया, अपने चेन्नई में किया, 2-3 जगह किया। तो फिर वो मतभेद कहीं ना कहीं फिर बढ़ते गए कि नहीं, करणी सेना राजस्थान के अलावा बाहर नहीं जाएगी या राजस्थान में ही रहेगी। तो वो मतभेद ज्यादा बढ़े। फिर उन्होंने अपने स्तर की एक सामाजिक संस्था बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रखा, और पूरे राष्ट्र में इसका गठन किया। वो एक अलग बात है कि ये ज्यादा तब फैली जब श्री राजपूत करणी सेना ने एक पद्मावत में भंसाली कांड किया था। भंसाली को जब भंसाली की पिटाई हुई, तो श्री राजपूत करणी सेना की जो द्वारा किया गया काम था, तो फिर वो राष्ट्रीय करणी सेना भी राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गई और श्री राजपूत करणी सेना भी राष्ट्रीय स्तर पर चली गई। तब दोनों करणी सेनाएं 2015 में ये राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध लेवल पे गई। फिर 24-25 राज्यों में ये लोग अभी ये करणी सेना है, तो वो भंसाली के कांड के बाद है। ये चाहते थे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना, पर जो फेमस हुई करणी सेना वो भंसाली के कांड के बाद हुई, पद्मावत फिल्म के बाद हुई। अब महिपाल जी, चूंकि लोकेंद्र सिंह तालवी तो इस दुनिया में नहीं है, आपका क्या पक्ष है कि करणी सेना को राजस्थान में ही रहना चाहिए या राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसे फैलना चाहिए, उसका विस्तार नहीं, अभी तो मैंने बोला ना आपको, 2015 से राष्ट्रव्यापी ही है करणी सेना। और उस टाइम 2015 भंसाली कांड के बाद कालवी साहब को भी समझ में आ गया था कि अब पूरे नेशनल स्तर पर करणी सेना को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, ज्यादा जोर आजमाइश भी नहीं होगी।
ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जगह से फिर फोन आने लग गए थे कि हमारे यहाँ भी गठन करो, हमारे यहाँ भी गठन करो। तो अभी 24 राज्यों में राजपूत गण सेना भी है, राष्ट्रीय राजपूत गण सेना भी है। तो ज्यादातर राज्यों में हर जगह हम लोग हैं, चाहे वो 2 धड़े में हो पर है। और वो 2 धड़े जो राजपूतों के हुए हैं उनको एक करने का काम अब हमारा जल्द ही रहेगा, जो खुद सुखदेव सिंह जी का एक सपना था, जो मेरा खुद का एक बाकायदा एक विचार है कि इनको एक होना चाहिए, जो इन फ्यूचर हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपकी कई लोगों से बातचीत भी हुई होगी और उस दिन क्या कुछ घटित हुआ था वो आपको भी पता होगा। 2 गनर जो थे वो छुट्टी पे थे और जो 2-3 लोग आए थे उनकी तलाशी नहीं हुई और उनको अंदर जाने दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, जबकि लगातार धमकी मिल रही थी और किसी भी व्यक्ति को सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी बिना जांच के अंदर नहीं आने देते थे। और एक नवीन सिंह करके एक जो लड़का जो उनके सुखदेव सिंह जी के साथ उनकी जो उसकी हत्या हुई, वो सुखदेव सिंह जी के कहीं ना कहीं पुराना टच में था और उसने 2-3 फोन भी इधर उधर से करवाए कि हमें मिलना है और कोई मामला है, कोई स्कूल का पता नहीं जैसा मुझे बताया गया, और उसमें कोई मान्यता का मामला है, आप फोन करेंगे तो हो जाएगा और आप हमारे भाई हैं और इस तरीके से। और बाहर से 2 लोग आए हुए हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। और जब अपना आदमी कोई फोन करता है और अपना बन के करता है, तो मैं कितना भी सिक्योरिटी में रहूं तो मैं फिर मेरे लोगों का क्यों वो चेकिंग कराऊंगा। तो अगर उन्होंने अगर घर में बुलाया है बिना बिना उनको चेक करके बुलवाया है, तो कहीं ना कहीं उन पे विश्वास था उनका। वो जो नवीन लड़का जो शेखावत जो खुद उसकी हत्या हो गई और उन्हें हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी, किसी और को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वही उसको लेके आया था उन दोनों को। और क्यों लेके आया, कैसे लेके आया, वो अब मर गया तो अब कैसे मालूम चले। केवल यही बोलूंगा कि अगर उसका भी हाथ था तो उसकी सजा उसको मिल गई है, और उसका हाथ नहीं था, अगर वो ऐसे ही बहकाव में आके वो लिया है, उसको खुद को नहीं मालूम होगा, तो भी ये गलत था कि आप किन व्यक्तियों को किस व्यक्ति से मिला रहे हैं, आपको खुद को नहीं मालूम तो आपको नहीं उठाना चाहिए ऐसा कदम। आप खुद अपनी जान से हाथ दो बैठे और जो समाज का राष्ट्रीय स्तर का नेता था उसको आपने बर्बाद दिया, तो ये गलत बात है। अगर मेरे पास अगर कोई मेरा जानकार है तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से, राजस्थान तक के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता और मेरे से परिचित नहीं है, मेरा कोई जानकार मिलाने मुझे ला रहा है, तो इस तरीके का कार्य आपस में आइंदा से किसी भी नेता के पास ना करें। उसको उसका जान का खतरा आप लोग कर दोगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। और आज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में उबाल है केवल इस कारण से क्योंकि एक जानकार व्यक्ति 2 हत्यारों को अपने साथ किया, और एक व्यक्ति को नहीं, एक पूरे समाज के, एक पूरे धड़े को, एक पूरे युवाओं के एक आइकन को आपने समाज से विहीन का, समाज से आपने उसको मिटवा दिया समाज से। अब वो समाज में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे, तो ऐसा काम किसी को करना नहीं चाहिए। महिपाल जी, इसमें आनंदपाल गैंग की बड़ा सवाल दोबारा से एक बार खड़ा हो गया है। जब राजू ठेठ की हत्या हुई थी तब भी आनंदपाल गैंग का नाम आया था। अब जब सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी जी की हत्या हुई है तब भी नाम आया है। हालांकि इस पूरे हमले की जो जिम्मेदारी है वो रोहित गोदारा नाम के शख्स ने ली है। चीनू ने भी कहा कि सुखदेव सिंह तो हमारे काकू साहब थे। आखिर ये नाम क्यों आया, आपको क्या लगता है? देखो, मीडिया ट्रायल अगर किसी भी कांड का होगा तो इस तरीके का उपचुप मामला चलेगा। कोई पत्रकार ने लिख दिया कि इसके पीछे वो भी हो सकते हैं। तो हो सकते हैं या है, दोनों में काफी अंतर है। और आनंदपाल इनकाउंटर में सुखदेव सिंह ने कितना साथ दिया पूरा देश जानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना बोलना चाहूंगा, बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति को किसी के खिलाफ लिखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आप आनंदपाल इनकाउंटर के बाद आनंदपाल गैंग तो कुछ रही नहीं। आनंदपाल के भाई जो मनजीत सिंह जी हैं वो तो खुद सुखदेव सिंह जी के साथ खड़े हैं, और अगर ऐसा होता तो वो साथ खड़े नहीं होते, वो खुद अपराध की दुनिया से काफी दूर है। तो अब आनंदपाल गैंग का की दुनिया से दूर है, लेकिन लगातार चीनू का यहाँ पर जिक्र क्यों आ रहा है? जो चरण सिंह है उनका जिक्र यहाँ पर लगातार क्यों आ रहा है और उनको वीडियो जारी करके अपनी बात को रखना पड़ा?
देखो वो तो उन्होंने सही किया जो वीडियो जारी करके अपनी बात को समाज के सामने रखा, और जिस तरीके से तीनों ने बोला कि मेरे तो काका मतलब अंकल के बराबर थे, मेरे पिता के भाई के बराबर थे, और उन्होंने मेरे पिता की लड़ाई लड़ी, तो मुझे लगता नहीं उसने गलत किया है। पर अगर एनआईए अगर जांच करिए तो ऐसा कोई लिंक होगा तो एनआईए, भाई मैं और आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते। एनआईए इसीलिए हम लोगों ने दिया है कि ऐसा कुछ कोई भी एंगल हो तो उसकी जांच हो। और चीनू वाली बात में मुझे ज्यादा सत्यता नजर नहीं आती। चीनू या अनंतपाल के जो अब कोई बच्चे हैं जो उनकी गैंग से जुड़े हुए थे, मुझे लगता नहीं कि वो सुखदेव सिंह पे अटैक कराने की सोच भी सकते हैं। सुखदेव सिंह ने उनके लिए जो भगवान थे अनंतपाल सिंह जी, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उन पे मुकदमे दर्ज है, सीबीआई के मुकदमे दर्ज थे, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर सपना सोनी को लेकर के भी है, क्योंकि लगातार वो भी सामने आ रही है मीडिया के सामने, और फिलहाल घटना के वक्त वो उसी घर में मौजूद थी, लगातार सारी चीजें देखा करती थी, और ये भी वो कह रही है क्या करेगी उनके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए ऐसा उसके ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो शीला शेखावत जी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो राजपूत समाज की भी थी। हमेशा अगर पत्नी के तौर पे अगर कहीं आज तक परिचय किसी का हुआ है तो शीला शेखावत का हुआ है। सपना सोनी वहां थी इसका भी मुझे मालूम नहीं है, और वो साथ रह रही थी इसका भी मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। पर अगर वो बोल रही है तो होंगी, मुझे नहीं मालूम। पर अब वो उनके पारिवारिक मामले में मुझे लगता नहीं मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर करनी चाहिए।